हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ पवन और आज हम बात करेंगे हार्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में। जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस की हेल्प से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया, हेनरिच रुडोल्फ हार्ट्ज साइंटिस्ट ने उसको कंक्लूसिवली एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया, एग्जिस्टेंस के बारे में बताया और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करके दिखाया, प्रोड्यूस करके दिखाया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ये है, आप इसको एक टाइप से बेस बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो हार्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट जो किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए, सिंपल सा फंडा है जो आपके माइंड में होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। ऑसिलेटरी कहें या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटरी या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखने को मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलेगा। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा, और अगर करंट है वहाँ पर, अगर स्टडी करंट है तो वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो कंडीशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने की, जनरेट करने की, वो सिर्फ सिंपल सी कंडीशन जो है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। तो देखिए एक्सपेरिमेंट जो था कैसे परफॉर्म किया, आइए समझते हैं इसको। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो हार्ट्ज ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया 1888 के अंदर, आपको एक तो पता होना चाहिए इंडक्टर के बारे में और दूसरा पता होना चाहिए कैपेसिटर के बारे में। इन दो के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। देखिए अरेंजमेंट जो था वो किस टाइप का था? अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ हम कहीं सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम ना लेकर के एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जनरेट करने के लिए, अगर हमें एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल मिल गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो देखिए किस टाइप का अरेंजमेंट था हमारे पास। ये आपके पास कोई दो स्क्वेयर शेप प्लेट्स हैं, दैट इज प्लेट ए एंड दैट इज प्लेट बी, अप्रोक्सीमेट सेम एरिया। इनके बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 60 सेंटीमीटर रखी गई। हार्ट्ज एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं हम, जो हार्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट जो किया था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो आपके पास जो प्लेट्स जो थी मेटालिक प्लेट्स, यहाँ पर ऐसे कनेक्ट किया गया मेटालिक रोड से ऐसे कनेक्ट करके छोड़ दिया ऐसे। बिल्कुल टच नहीं करना है, बीच में गैप रखना है। ये जो गैप जो है इसको हम नाम देते हैं स्पार्क गैप का। स्पार्क गैप का क्यों नाम देते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको स्पार्क देखने को मिलेगा, एक चिंगारी सी देखने को मिलेगी, वो आगे देखने को मिलेगी। अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये है आपके पास स्पार्क गैप। ओके, अब यहाँ से ये जो इन मेटल प्लेट्स को जो मेटालिक रोड से जो कनेक्ट की है, इन मेटालिक रोड्स को आपने कनेक्ट करना है इंडक्टर कॉइल से। जो मैं आपको पता था, इसको समझने के लिए आपको इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में पता होना चाहिए, बस ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट करना है इंडक्टर कॉइल से। तो ये आपके पास इंडक्टर कॉइल है, जिस भी शेप में है, आप पढ़ चुके हैं काफ़ी अच्छे से इसके बारे में। तो इसको आपने कनेक्ट करना है इंडक्टर कॉइल से। ओके, इतना हुआ। ये आपके पास है इंडक्टर कॉइल। यहाँ से आपने इसको कनेक्ट करना है सप्लाई के साथ। ये आपने इसको कनेक्ट कर दिया सप्लाई से, जहाँ से आप इसे सप्लाई देंगे। ओके, तो इतना अरेंजमेंट समझ में आया। ये आपके पास अरेंजमेंट इतना आपने तैयार करना है सबसे पहले। अब इनका बारी बारी से रोल समझते। देखिए सबसे पहले ये है आपके पास कोई दो मेटल प्लेट स्क्वायर शेप की, किसी बुक में ये स्फेरिकल शेप में भी दिखा देता है, कोई मतलब ऐसी कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। काम यहाँ पर एक करेंगे कैपेसिटर का। स्फेरिकल कैपेसिटर भी हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो हमने यहाँ पर इसको दिखा दिया। ये आपके पास दो स्क्वायर टाइप की प्लेट्स हैं यहाँ पर ए एंड बी। इनको आपने मेटालिक रोड से कनेक्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पर बीच में थोड़ा सा आपने गैप छोड़ दिया। इस गैप को हमने नाम दिया स्पार्क गैप का। और इन्हीं मेटालिक रोड्स को फिर आपने कनेक्ट कर दिया इंडक्टर कॉइल के साथ। ये आपने कनेक्ट कर दिया इंडक्टर कॉइल्स के साथ, और इस इंडक्टर कॉइल के साथ इसको आपने फिर यहाँ पर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रखा है। ओके,
यहाँ पर लगा रखा है आपने एक डिटेक्टर, बिल्कुल इसके पैरेलल में, यहाँ पर जहाँ पर ये है, ये जो गैप जो आपने छोड़ रखा है स्पार्क गैप, बिल्कुल यहाँ पर इसके पैरेलल में एक डिटेक्टर लगा रखा है डिटेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक डिटेक्टर है या रिसीवर आप इसे नाम दे सकते हैं। डिटेक्टर किसका बना होता है? सिंपल है, ये भी एक मेटालिक रिंग ही है, ये भी आपके पास एक मेटालिक रिंग होती है। जो डिटेक्टर जो है या रिसीवर जो है ये भी एक मेटालिक रिंग ही है। अब समझिए एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया वो कैसे परफॉर्म किया गया। यहाँ से लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिया गया, या ये जो करंट जो गया यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया वो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया गया, अप्रोक्सीमेटली 10⁶ वोल्ट पर मीटर का। क्यों अप्लाई किया गया? हमें यहाँ पर क्या करना था, एयर को आयनाइज करना था। यहाँ पर ये जो बीच में जो गैप जो है यहाँ पर एयर है, तो यहाँ पर ये जो एयर जो है, जब हमने लार्ज अमाउंट के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एयर को आयनाइज करने के लिए हमें जो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है। अगर आप 1 मीटर के अंदर 3 × 10⁶ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो तो एयर जो है वो आयनाइज हो जाती है। आयनाइज होने का मतलब क्या है? एयर के अंदर से करंट पास होने लग जाता है। हमें पता है कि एयर जो है वो एक इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है। लेकिन अगर आप इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे, 1 मीटर में इतना पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप अप्लाई कर दोगे, तो एयर भी जो है वो चार्ज कैरिज के अंदर वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगी। जो चार्ज कैरिज जो होते हैं किसके अंदर, एयर के जो चार्ज कैरिज जो है किसकी वजह से करंट फ्लो करता है? ड्यू टू पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आपके पास सॉलिड मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज कैरिज, लिक्विड के अंदर कैटाइन एनाइन होते हैं। सेम ऐसे ही जब एयर के अंदर जो चार्ज कैरिज जो होते हैं, जो करंट को जिसकी वजह से करंट आपको देखने को मिलता है, वो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं। तो यहाँ से जब आप इतनी अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एयर जो होगी वो आयनाइज हो जाएगी। एयर आयनाइज होने का मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक स्पार्क देखने को मिलेगा, एक चिंगारी सी देखने को मिलेगी। जब आप किन्हीं दो कंडक्टिंग वायर्स को जिसमें करंट पास हो रहा है उनको जब आप आपस में टच करते हो तो जैसे आपको चिंगारी देखने को मिलती है, स्पार्क देखने को मिलता है, सेम वैसा ही यहाँ पर आपको चार्ज जो है वो वैसा स्पार्क जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर इनके बीच में ये जो गैप जो छोड़ रखा है, इस गैप्स के अंदर, जिसको हमने नाम दिया स्पार्क गैप का, इसीलिए नाम दिया था इसको स्पार्क गैप का। क्यों देखने को मिला? ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड या लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर हमें स्पार्क देखने को मिल गया, कोई बात नहीं, हमने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, इसकी वजह से हमें देखने को मिल गया। लेकिन ऐसा ही स्पार्क हमें यहाँ देखने को मिला। यहाँ पर ये जो डिटेक्टर जो है, रिसीवर जो है, ये जो दिखा रखा है, यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा स्पार्क, नॉट ऑफ द सेम इंटेंसिटी बट सिमिलर लाइक दिस स्पार्क वी ऑब्टेन हियर सेम स्पार्क। कुछ ऐसा स्पार्क जो है हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। ये स्पार्क हमें यहाँ पर क्यों देखने को मिला? यहाँ की तो बात समझ में आती है, यहाँ की तो हमें बात समझ में आती है, क्योंकि हमने यहाँ से लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। उस लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला? यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला? स्पार्क देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर क्यों देखने को मिला? इस डिटेक्टर के ऊपर सेम वैसा स्पार्क। अब ये कहानी थोड़ी समझने की है, यहीं से ही आपके पास पता चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये स्पार्क हमें क्यों देखने को मिला? ये जो स्पार्क जो है दैट इज़ नॉट स्पार्क, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे कह रहे हैं अब इसको ज़रा समझिए। यहाँ से जब एयर आयनाइज हुई, एयर आयनाइज होने का मतलब जब एयर का जब ब्रेक डाउन हुआ, दैट इज इनटू पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या है? यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या हो गए? एक्सेलरेट हो गए। चार्ज पार्टिकल्स क्या हो गए? एक्सेलरेट हो गए। उसी की वजह से तो यहाँ पर स्पार्क देखने को मिला। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एक्सेलरेट हो गए, ऑसिलेट करने लग गए, तो चार्ज पार्टिकल जब ये यहाँ पर एक्सेलरेट हुए, उसकी वजह से क्या देखने को मिला आपको? जहाँ पर चार्ज पार्टिकल देखने को मिलेगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट भी कर रहा है, ऑसिलेट भी कर रहा है, तो उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलता है। आपको दोनों चीज़ें मिल गई। यहाँ पर जब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुए उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिला और मैग्नेटिक फील्ड भी मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलने का मतलब क्या है, आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, द वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, वो सीधी सीधी आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो यहाँ पर जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिले, जिसकी वजह से ये जो चार्ज ओसिलेटरी चार्ज जब यहाँ पर ये ओसिलेट करने लगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो थे उनके वाइब्रेशन जो थे वो उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको एक वेव जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से सेम ऐसा स्पार्क जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये था इस स्पार्क की कहानी। स्पार्क मतलब ओसिलेटरी चार्ज पार्टिकल, ओसिलेटरी चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर आपके पास भी अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं तो आप भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेट जो हुई है उसकी वेवलेंथ कितनी है या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे यहाँ पर हार्ड ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस जो की उसकी वेवलेंथ जो थी वो 6 मीटर थी। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी कि हाँ जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस जो हुई है वो उसकी वेवलेंथ इतनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो देखिए जो मैं आपको पहले बता रहा था, इसको समझने के लिए आपको इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या हो रहा है आप ज़रा ध्यान से समझिए। ये आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है, ये आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है, यहाँ से करंट फ्लो किया तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज को स्टोर करेगा। मान लीजिए किसी टाइम पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कैसा मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो ये यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट जो है वो किसका काम करेगा, कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या होता है आपके पास, कैपेसिटर आपके पास एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर आपके पास दो या तो पैरेलल प्लेट होती है या स्फेरिकल प्लेट होती है, सिलेंड्रिकल प्लेट होती है, उनके बीच में कुछ गैप होता है। तो वो हमारे पास किसका काम करता है, कैपेसिटर का काम करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर का। तो ये आपके पास अरेंजमेंट तैयार हुआ कैपेसिटर का, और ये आपके पास जो बाकी जो बच गया वो आपके पास काम करेगा किसका, इंडक्टर का। यहाँ पर आपने इंडक्टर कॉइल तो लगाए रखी है, इंडक्शन जो आपके पास है इंडक्टिंग कॉइल जो है उसके साथ कनेक्ट है। तो ये जो बाकी जो बच गया वो किसका काम करेगा, इंडक्टर का। तो मान लीजिए ये जो कैपेसिटर जो है इसका कुछ कैपेसिटेंस मिलेगा, उसका कैपेसिटेंस कितना है, C। वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये सब आप पढ़ चुके हैं, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जितना भी इसका एरिया है इस प्लेट्स का एक दोनों का सेम है एरिया, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और स्पेस एंड डी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो इसका कैपेसिटेंस कितना है। और ये आपके पास इंडक्टर जो बाकी जो बच गया वो इंडक्टर का काम करेगा, उसका इंडक्टेंस जितना भी है उसकी हेल्प से इंडक्टर का इंडक्टेंस और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की हेल्प से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल जो ऑसिलेट करेगा वो कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ये भी चीज़ें आप LC ऑसिलेशन के अंदर स्टडी कर चुके हैं। जब भी जहाँ पर भी LC ऑसिलेशन की बात आए तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1/√LC, और अगर हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1/2π√LC, वेयर L इज़ द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो इसका कैपेसिटेंस जितना भी था वो वैल्यू पुट कीजिए, इसका इंडक्टेंस जितना भी था वो वैल्यू पुट कीजिए, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में वो कितनी बार ऑसिलेट करेगा, अप एंड डाउन जैसे भी कर रहा है, वो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और उस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो वेव जो जनरेट हुई है उसकी वेवलेंथ कितनी है। कैसे, ज़रा देखिए। तो यहाँ पर जो उसने जो फ्रीक्वेंसी, ये जो अरेंजमेंट जो तैयार किया हार्ज ने, उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी ऑसिलेशन की, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल जो ऑसिलेट जो हुआ
उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो थी ऑसिलेशन की वो थी अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁷ हर्ट्ज। 3 × 10⁷ हर्ट्ज। तो देख लीजिए, अगर आप इतनी फ्रीक्वेंसी का अगर आप चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकते हो तो आप वेव जनरेट कर सकते हो। मतलब 1 सेकंड के अंदर वो इतनी बार ऑसिलेट करना चाहिए। जब आप एक काउंट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁷ टाइम तक, उतने टाइम 1 सेकंड के अंदर वो इतनी बार ऑसिलेट कर चुका होना चाहिए। तो वेवलेंथ हम कैसे बताएंगे? लैम्डा = c/μ। ये फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन जो होता है, ये आप चीज़ें वेव के अंदर पढ़ चुके हैं +1 के अंदर। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा = v/μ, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन हमें ये पता चल गया था कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों की वेलोसिटी जो सेम ही होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर सीधा स्पीड ऑफ लाइट का यूज़ करते हैं, c का। तो कितनी वेवलेंथ हो जाएगी वहाँ पर? जो इसने हार्ज ने जो एक्सपेरिमेंट जो किया उसकी वजह से जो आपको वेवलेंथ जो देखने को मिली उस वेव की कितनी हो जाएगी? c, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी थी? 5 × 10⁷ हर्ट्ज थी। 5 × 10⁷ हर्ट्ज ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो इसे आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 30/5, दैट इज 6 मीटर। तो हार्ज ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उससे हमें 6 मीटर वेवलेंथ की वेव देखने को मिली। तो जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो ये हमारे पास एक रेडियो वेव होती है। तो रेडियो वेव हमें देखने को मिली। फिर ऐसे ही जगदीश चंद्र बोस ने जो एक्सपेरिमेंट किया वहाँ से उसने 5 mm to 25 mm वेवलेंथ की वेव को जनरेट किया। और फिर मार्कोनी ने क्या किया, यहीं से उसने थोड़ा सा आइडिया लिया। ये जो स्पार्क गैप जो था, ये जो स्पार्क गैप जो आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पार्क गैप के एक एंड को तो उसने कनेक्ट कर दिया एंटीना से, यहाँ पर एंटीना से, और दूसरे एंड को उसने कनेक्ट कर दिया अर्थ से, और इसके दूसरे एंड को उसने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर अर्थ से। और ऐसे कनेक्ट करके उसने सबसे पहले 50 किलोमीटर का वायरलेस कम्युनिकेशन करके दिखाया। ओके, तो ये था हमारे पास हार्ज एक्सपेरिमेंट। अब इस हार्ज एक्सपेरिमेंट से जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें पता चली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, जो हार्ज ने हमें बताया, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी वो अब ज़रा सुन लीजिए। देखिए क्या क्या पता चला हमें इस एक्सपेरिमेंट से। सबसे पहले हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो रिफ्लेक्शन फिनोमेना शो करता है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना शो करता है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना शो करता है, इंटरफेरेंस फिनोमेना शो करता है, एंड पोलराइजेशन फिनोमेना शो करता है। ये फिनोमेना जो है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से देखने को मिलते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में आप 10th क्लास के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, बाकी अच्छे से आप ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ भी लोगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन जो आपकी जो नेक्स्ट यूनिट जो आएगी ऑप्टिक्स के अंदर, उसमें आप डिटेल में स्टडी करेंगे। इनसे हमें पता क्या चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ये जो फिनोमिना जो दिखाती है, शो करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इससे क्या पता चलता है, क्या प्रूव होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक वेव नेचर है, वेव नेचर शो करती है। अब कहोगे सर ये तो जब इसका नाम ही वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम ही वेव है, तो सीधा सीधा तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात होगी। वेव तो ये है ही, वेव नेचर तो शो करेगी। तो बिल्कुल ठीक बात है, आपकी भी वेव नेचर शो करेगी, लेकिन इससे हम प्रूव क्या कर रहे हैं कि लाइट जो है वो एक वेव नेचर शो करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड लाइट बोथ आर सेम। तो इससे हमें क्या पता चला कि लाइट जो है वो वेव नेचर को शो करती है, वेव फिनोमेना को शो करती है। ओके, नेक्स्ट जो था, जो इसके बारे में हमें पता चला कि यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसको आप पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइज कैसे कर सकते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से समझिए। जब आप इस डिटेक्टर को या इस रिसीवर को, ये जो मेटालिक रिंग जो है, जब आप इसको इसके बिल्कुल पैरेलल रखते हैं, जब आप इसको स्पार्क गैप के बिल्कुल पैरेलल रखते हैं, तभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज इट इज़, जो स्पार्क यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्पार्क गैप में, वैसा स्पार्क आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अगर आप इसको थोड़ा बहुत एंगल से ओरिएंट करेंगे तो स्पार्क जो है उसकी इंटेंसिटी जो कम होती चली जाएगी। और अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे रख दोगे इस टाइप से, ये ऐसे था, अगर आप इसको ऐसे रख दोगे 90 डिग्री पे, समथिंग लाइक दिस, तो उस केस में क्या होगा, आपको कोई भी स्पार्क यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें केस में क्या हो गया, एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो गया। तो जिससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो पोलराइजेशन फिनोमेना को शो करता है। ये पोलराइजेशन फिनोमेना यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऐसे। ओके, जब आप इसको इसके पैरेलल में रखोगे मेटालिक रिंग को, इस डिटेक्टर को, तभी आपको वेव देखने को मिलेगी। अगर आप 90 डिग्री पर रख दोगे तो आपको कोई भी वेव देखने को नहीं मिलती है। थोड़ा बहुत आप इसका केमिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री के अंदर पोलराइजर, एनालाइजर के बारे में। बाकी जो नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में पोलराइजेशन, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्चुअली पोलराइजेशन फिनोमेना जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें जो है वो हमें पता चली इस हार्ज एक्सपेरिमेंट से। और अगर आप फ्रीक्वेंसी बताना चाहो ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल की तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो। वेवलेंथ बताना चाहो तो आप इससे बता सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू c/μ। और जो हमें पता चला, क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स जो है वो क्या है, हमारे पास एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एक्सेलरेटिंग या ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल। ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल जो है वो आपके पास सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मतलब कहने का कि अगर आपके पास कोई ऑसिलेटरी या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। मोस्टली कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि जो स्टैटिक चार्ज जो है, वाई स्टैटिक चार्ज इज नॉट ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या वाई स्टैटिक करंट या कांस्टेंट करंट इज नॉट ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो रीज़न क्या है, अगर स्टैटिक चार्ज है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा, और अगर कांस्टेंट करंट है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों हमें किस केस में देखने को मिलेंगे, जब चार्ज जो है वो ऑसिलेट करेगा या एक्सेलरेट करेगा, उसी केस में ये आपको देखने को मिल सकता है। ओके, थैंक यू।